नमस्कार दोस्तों। आज है 26 अगस्त 2026 और हम आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण खबर जो हम सवालों के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों से। आज की पहली खबर है दोस्तों, डुरंड कप का खिताब रिकॉर्ड 17वीं बार किस टीम ने जीता? तो उत्तर हो जाएगा ईस्ट बंगाल, ऑप्शन बी। ईस्ट बंगाल ने हाल ही में मोहन बगान को हरा करके डुरंड कप का खिताब रिकॉर्ड जो है वो 17वीं बार अपने नाम पर किया है। अगर हम डुरंड कप की बात करें तो ये भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसका शुरुआत 1888 में हुआ था। अगर हम बात करें कि ये किसके नाम पर पड़ा है, तो ये सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया था और शुरुआती में जो ब्रिटिश भारत है वो शिमला में इसका आयोजन किया करता था। बात हो रही है ईस्ट बंगाल, जिन्होंने ये कप जीता है। अगर हम बात करें ईस्ट बंगाल क्लब का, तो इसका स्थापना 1920 में हुई थी और इसका संबंध कोलकाता पश्चिम बंगाल से है। क्योंकि ये फुटबॉल कप से जुड़ा हुआ सवाल है, खबर है, तो हम बात करें भारत की जो फुटबॉल में जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है AIF, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसका स्थापना 1937 में हुआ था। वही अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो जो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है वो है फीफा, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2026, तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 3 देशों ने मिलकर के किया था, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। और इसका जो विजेता रहा वो स्पेन रहा। तो इस तरह से आपको इससे जुड़ी हुई जो भी खबर है उसको आपको याद करना होगा। अगले खबर पर चलते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक यानी CBN द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्लैक हॉक का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो उत्तर हो जाएगा सी, अवैध नार्कोटिक्स नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई। तो जो अवैध नार्कोटिक जो नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई है, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक यानी CBN ने हाल ही में 2 राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या शुरू किया है? ऑपरेशन ब्लैक हॉक शुरू किया है। अब यहाँ 2 वर्ड आता है, एक होता है CBN और NCB, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। CBN जो है इसका पूरा नाम अगर देखें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक है। ये नार्कोटिक ड्रग्स से संबंधित जितने सारे नियम कानून है उससे जुड़े हुए कार्य करता है। और इसका अगर बात करें प्रशासनिक रूप से, जो CBN है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आता है। ठीक है। अगर भारत में नार्कोटिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो भारत में एक कानून है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, यानी अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो NDPS एक्ट 1985। ये सारा काम जो है रेगुलेट करती है पूरे भारत में, जितने सारे अगर अगर देखा जाए नार्कोटिक से जुड़े हुए जितने सारे जो एनफोर्समेंट है उसका ये कार्य करती है। और सबसे बड़ी बात कि CBN और NCB 2 अलग संस्थाएं हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है। अगर हम बात करें NCB, जिसका पूरा नाम है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, है ना, इसकी स्थापना जो है वो 1986 में हुआ था। वही अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ड्रग्स है या क्राइम है इससे जुड़ा हुआ कोई संस्था है, तो हाँ बिल्कुल एक संस्था है जिसका नाम है UNODC, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जो पूरे वर्ल्ड में नार्कोटिक से जुड़े हुए, ड्रग्स से जुड़े हुए, क्राइम से जुड़े हुए चीज़ों को देखती है। ठीक है। अगले खबर पाते हैं। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी AK-203 राइफल, जिसका नाम है शेर, उसका सफल परीक्षण कहाँ किया? तो उत्तर हो जाएगा बी, अमेठी। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी यानी कि AK-20 राइफल शेर का सफल परीक्षण जो हुआ अमेठी उत्तर प्रदेश में किया है। अगर हम बात करें तो ये एक आधुनिक असॉल्ट राइफल है। अगर हम बात करें इसकी जो सीरीज है वो रूस से डिजाइन होती है और रूस के द्वारा पहले बार जो है AK-47 बनाया गया होगा, ये आपने जरूर सुना होगा। ये एक सोवियत संघ जब था उस समय का ये हथियार था। ठीक है। और बहुत ही फेमस हथियार है कि शायद कोई ऐसा ना हो जो इसका नाम ना सुना हो। ठीक है। इसका नाम अगर देखा जाए AK-47 मिखाइल काल्स्कोवा से भी जोड़ा जाता है। ठीक है। तो भारत में जो AK-203 जो है राइफल है ये घरेलू निर्माण का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने जो भी डिफेंस से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है और हमने कोशिश किया है कि मेक इन इंडिया के तहत ही जो है हम इसको अपने देश में ही बनाएं। तो रूस के सहयोग से हमने एक फैक्ट्री लगाया और इसका भारत में ही जो वो निर्माण किया गया। अगर हम भारत में रक्षा मामले की अगर बात करें तो ये सारा जो डिपार्टमेंट जो देखती है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। कहाँ पर किया गया है? अमेठी उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है? तो AK-203। ठीक है। अगला खबर है, भारत का पहला सॉइल टेक्सचर मैप किस संस्थान ने जारी किया है? तो उत्तर हो जाएगा एक संस्थान है जो नागपुर में स्थित है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। नागपुर में संस्था का क्या नाम है? NBSSLUP। ठीक है। बहुत बड़ी नाम है। इसने हाल ही में भारत में जो है वो सॉइल टेक्सचर मैप जो वो तैयार किया है। अगर इसका फुल फॉर्म अगर आपको देखना है तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सूर्य एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। और ये जो दोस्तों बात करें तो ये ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से संबंधित संस्था भी है। अब बात आती है सॉइल टेक्सचर होता क्या है। अगर आसान भाषा में देखें तो मिट्टी में सैंड, सिल्ट और क्ले का अनुपात उस टेक्सचर को निर्धारित करता है, उसमें कितना इसका रेशियो है उसको पता करता है और फिर एक आंकड़ा जो है डाटा जो वो जारी करता है।
साथ ही अगर हम बात करें कि भारत में कुछ प्रमुख मिट्टी भी है, उसको भी आपको रिवाइज करना। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तरी मैदान में सबसे बड़े स्तर पर जो है वो जलोढ़ मिट्टी होते हैं, ठीक है। वही काली मिट्टी अगर बात करें तो काली मिट्टी जो होती है हमारे यहाँ, वो कपास के खेतों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होता है, जो कि आपको महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। वही रेगुर मिट्टी भी आप इसको बोलते हैं। और वही एक और तरह की मिट्टी होती है जिसको लाल मिट्टी कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर मात्रा आयरन ऑक्साइड की होती है, इसी वजह से वो लाल होती है। तो इस तरह से आपको मिट्टी के जो प्रकार है उसको आपको याद रखना होगा। अगले खबर में चलते हैं। मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा सी, काजल मेजो। तो काजल मेजो जो कि केरल की है, उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है। और क्योंकि काजल मेजो का संबंध केरल से है, तो इसलिए केरल से जुड़ा हुआ जो भी स्टैटिक है हम उसको देखेंगे। अगर हम बात करें केरल का, तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक राज्य है, बहुत ही समृद्ध राज्य है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। केरल का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी प्रमुख अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ पर मलयालम जो वो बोला जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है और इसकी जो सीमाएं हैं वो कर्नाटक और तमिलनाडु से लगता है। अगर हम बात करें कल्चरल डिस्ट्रिक्ट देखें, तो केरल में 2 महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस है, उसको आपको याद रखना होगा। एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केरल में बहुत सारे जो बैक वाटर है उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इससे जुड़े हुए जो भी स्टैटिक है उसको आप एक बार पढ़ लेना। अगले खबर पर चलते हैं। 18वां ब्रिक्स एकेडमिक फोरम किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। भारत की जो ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जो है वो 18वां जो ब्रिक्स एकेडमिक फोरम है वो लखनऊ में शुरू हुआ है। अब थोड़ा ब्रिक्स को डिटेल में समझना होगा, क्योंकि ये अगर हम बात करें ब्रिक्स का, क्योंकि भारत को इस समय अध्यक्षता मिला हुआ है, तो इससे पहले आपको जानना होगा कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक्चुअली दोस्तों भारत, रूसिया और इंडिया और चाइना से शुरुआती दौर में इसको ये 5 देशों ने मिलकर के बनाया था। 4 देशों ने मिलकर के बनाया था। बाद में फिर साउथ अफ्रीका जुड़ा था, बाद में इसका नाम फिर ब्रिक्स हो गया था। अगर हम बात करें ब्रिक्स की पहली समिट, तो ये 2009 में येकातेरिनबर्ग जो कि रूस में है वहाँ पर आयोजन किया गया था, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका ने 2011 में जो ब्रिक्स में भाग लेना शुरू किया, कि उसके बाद वो मेंबर बन गया था। इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बॉडी है, हमने इस पर पहले भी बात किया है, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय वो शंघाई चीन में है, ठीक है। अगला जो खबर है उसको देखते हैं। वार्षिक कौसर नाग यात्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। ये वार्षिक जो कौसर नागा जो यात्रा है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। अब आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो कौसर नाग एक उच्च पर्वतीय झील है, ठीक है। और इसका संबंध जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के क्षेत्र से है। तो जो पीर पंजाल हिमालय पर्वत तंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उससे जुड़ा हुआ है और वहीं पर जो है एक यात्रा जो वो शुरू हुई है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का, तो इसकी जो स्थिति है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है, उसको भी हमें देखना होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जो है फिर से उसको पुनर्गठन किया गया है। और जम्मू और कश्मीर है ना, और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। अगर हम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जम्मू कश्मीर से 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, एक झेलम और चिनाब। इसको भी आपको याद रखना होगा। वहाँ पर एक प्रसिद्ध जो है झील है जिसका नाम है वुलर झील, उसको भी आपको याद रखना होगा। ये भारत की प्रमुख मीठी झील, जो मीठी झील होता है उसमें से ये एक है, ठीक है। अगली खबर है, जो गर्भवती माताओं हैं उनके स्वास्थ्य समर्थन के लिए जो गर्भिणी मित्रा कोर्स है वो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा सी, आयुष मंत्रालय। तो हाल ही में जो आयुष मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आने वाले जो मंत्रालय है, वो गर्भवती माताओं को स्वास्थ्य समर्थन के लिए जो है वो गर्भिणी मित्रा कोर्स जो वो शुरू किया। अब हम आयुष में को समझते हैं, क्योंकि आयुष की अगर बात आई है तो अगर हम बात करें इसका पूरा नाम, तो आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और हेमोपैथी शामिल है इसमें। तो ये अगर हम बात करें, जैसे ये जो बॉडी है ये काम करती है AII, अगर बात करें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, है ना, ये आयुर्वेद की शिक्षा देती है, चिकित्सा भी करती है और रिसर्च का भी काम करती है। अगर हम बात करें आयुर्वेद से, तो ये वर्ड नाम में आते ही हमें एंशियंट वाला दिमाग आता है कि एंशियंट में इसकी क्या कनेक्शन रहा है। अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया से, तो आयुर्वेद जो है प्रमुख विद्वानों में अगर हम बात करें तो सबसे हमारे यहाँ जो सबसे फेमस है, जब आप कहीं आयुर्वेद कॉलेज में जाते हो कहीं तो आपको दिखता होगा, उनमें से एक थे चरक, जिनका नाम आता है। और इनके नाम पर एक चरक संहिता आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। इसी तरह से प्राचीन भारतीय अगर शल्य चिकित्सा की बात करें तो सुश्रुत है, उनके प्रसिद्ध ग्रंथ भी है सुश्रुत संहिता। तो इस तरह से आपको ये जो स्टैटिक फैक्ट है उसको आपको याद करना है। अगले खबर पर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, वो है वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 100 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किस ह्यूमनॉइड रोबोट ने बनाया? बहुत ही वायरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी जो न्यूज में ये बना हुआ है। तो ऑप्शन सी, जो टियांगोंग अल्ट्रा है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, 100 मीटर के विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर हम बात करें तो जो टियांगोंग अल्ट्रा है
वो ह्यूमनॉइड रोबोट है और हाल ही में जो बीजिंग में आयोजित किया गया था वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट, उस गेम्स में 100 मीटर दौड़ करके उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ऐसा रोबोट जिसकी संरचना मूवमेंट जो है मानव शरीर से प्रेरित हो, उसको हम बोलते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। और ये रोबोट जो है चलने में, संतुलन बनाने में, आसपास की वस्तुओं के साथ जो इंटरेक्शन करने में वो अपनी क्षमता विकसित करती है और वो इतने सारे सेंसर लगते हैं कि वो एक साथ अपने आप को बैलेंस करता है। और इसमें एडवांस जो एआई है उसकी जो सबसे अपडेटेड वर्जन है वो इसमें लगा हुआ है। अगर हम बात करें रोबोट को, अगर हम समझना है पर्यावरण की दृष्टि से समझें, तो ये आने वाले समय में जो रोबोट है वो बहुत ही आगे, जितने सारे साइंस टेक है उसमें बहुत आगे निकल जाएगा। और एक जो है कह सकते हैं 21वीं सदी का एक जो है मानव निर्मित ही मानव हो सकता है ये। ठीक है, खुद मानव ने ही मानव को बना दिया है। अगर हम बात करें जो अभी जो गेम शुरू हुआ है बीजिंग की, अगर बात करें तो ये चाइना की एक प्रमुख जगह है, सिटी है बीजिंग, जो कि चाइना की राजधानी भी है। अगर चाइना की बात आया तो चाइना की जो करेंसी है वो रेनमी है। क्या है? रेनमी भी है। इसकी प्रमुख जो अगर हम बात करें यहाँ पर जो यूनिटी है जो चलती है उसको युआन कहते हैं, लेकिन जो करेंसी है उसको हम रेनमी कहते हैं, पर जो हम मॉनेटरी यूनिट है उसको हम युआन कहते हैं। और चीन जो एशिया में स्थित है और भारत के साथ इसका जो वो स्थलीय सीमा भी लगता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करना है। अगले खबर की तरफ चलते हैं। 21वीं सदी में भारतीय टेस्ट टीम के लिए जो डेब्यूट करने वाले सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी हैं वो कौन बने? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, सरांश जैन। तो हाल ही में जो सरांश जैन है वो इंडिया के जो टेस्ट टीम है उसमें उन्हें डेब्यूट किया है। और ये सबसे बहुत उम्र वाले खिलाड़ी, बहुत ज़्यादा उम्र वाले हैं। अगर हम बात करें इनका तो ये टेस्ट क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे लंबा जो टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, तो टेस्ट क्रिकेट जो एक बहुत ही लंबा फॉर्मेट होता है, ये 5 दिनों तक इसको खेला जाता है। शायद ही कोई ना हो जिसको ये ना पता हो। ठीक है, हम बात करें विश्व क्रिकेट, तो जो विश्व क्रिकेट होता है यानी कि ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जो क्रिकेट होता है उसको कंट्रोल करने वाला बॉडी है BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था। और इंडियन क्रिकेट की जो हिस्ट्री है बहुत ही अलग तरह की है। भारत की जो पहली आधिकारिक जो टेस्ट मैच है वो 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और उस भारतीय टीम के जो कप्तान थे वो CK नायडू थे। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले खबर की तरफ चलते हैं। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की जो 27वीं बैठक है, अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी आपने देखा होगा कि एस जयशंकर रूस की यात्रा पर है और वहां पर उन्होंने भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की जो 27वीं बैठक है उसकी अध्यक्षता किया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मास्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की जो है 17वीं बैठक की जो है 27वीं बैठक की अध्यक्षता किया। अब क्योंकि भारत और रूस जो है एक बहुत ही मित्रवत संबंध रखते हैं आपस में, तो हमारे उनके बीच काफ़ी लंबे समय से जो है वो रणनीतिक संबंध भी रहा है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा व्यापार हो, चाहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो। हर चीज़ में हम रूस के साथ अच्छे संबंध में हैं। अगर बात हो रही है रूस की, तो अगर हम रूस की बात करें तो इसकी राजधानी मास्को है और यहाँ की जो करेंसी है वो रशियन रूबल है। अगर ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस सबसे बड़ा देश पड़ता है। ठीक है, इसका जो विस्तार है यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में है। अगर हम बात रूस और भारत की करें तो भारत और रूस बहुत सारे विश्व में ऐसी संस्थाएं जहां दोनों मिलकर के काम करती है, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO हो गया। तो हम यहाँ दोनों जो है मेंबर के रूप में भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें तो रूस हमेशा जो है भारत को UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो अस्थायी सदस्यता के लिए जो है वो वीटो करता है। वो चाहता है कि भारत जो है वो भी एक जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो जाए और जब भी भारत को दिक्कतें होती है तो हमेशा वीटो करके भारत को बचाने का भी काम करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो रूस का संबंध हमारे साथ बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक है। दोस्तों आज की खबर हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।